तो हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू पार्ट 9 ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। तो इसमें भी अभी एसएसआई कंटिन्यूड है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के बारे में ही हम लोग जानेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है नीड फॉर इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट टू एसएसआई, मतलब जो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उसको इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट की क्या ज़रूरत है ना। सो पहली ज़रूरत है कि फाइनेंशियल रिसोर्सेस, मतलब उन्हें हम फाइनेंशियली सपोर्ट करें। इंस्टीट्यूशनल जो होल्ड सपोर्ट होता है, इंस्टीट्यूशंस उनको फाइनेंशियल रिसोर्सेस में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। इनिशियली इतना पैसा नहीं होता है कि वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर सकें एंड अपने प्रोडक्ट एंड मशीनरीज को लॉन्च कर सकें। सेकेंड है ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। चलो मान लेते हैं आपके पास 2 लाख रुपए हैं, आपने स्मॉल स्केल शुरू कर ली, अब आपने सेटअप करने में 2 लाख लगा दिया। अब जो लोग आ रहे हैं उनको ट्रेनिंग दे रहे हो तो ट्रेनिंग का भी तो खर्चा आएगा, है ना। तो उसमें भी इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट बहुत ज़्यादा मदद कर देता है। नंबर 3 कैपेसिटी बिल्डिंग। कैपेसिटी बिल्डिंग, अगर आपको एक्सपैंड करना है अपने बिजनेस को तब तो आपको इन्वेस्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी, तब तो आपको इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये 3 पॉइंट हैं, इनको मैंने शॉर्ट में बताया है, क्वेश्चन आ सकता है लॉन्ग में भी। तो ये पॉइंट्स है, मतलब 5 नंबर या 2 नंबर में आएगा, ज़्यादा परेशान मत होना। ठीक है, आगे बढ़े, समझे रहो, क्योंकि समझे रहोगे ना तो तुम आराम से लिख के आओगे। अगला क्वेश्चन हमारा, स्टेजेस थ्रू विच ए स्मॉल सेक्टर एंटरप्रेन्योर हैज टू गो थ्रू व्हाइल ऑब्टेनिंग अ लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का जो एंटरप्रेन्योर है, जो ओनर है, वो लोन कैसे अवेल कराता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन हो गया? बैंक हो गया, इन्वेस्टर हो गया, ठीक है, एंजल इन्वेस्टर हो गया, वेंचर कैपिटलिस्ट हो गया, एवरीथिंग। ठीक है, अब देखो ये मैंने काट दिया क्योंकि बहुत ही टफ लिखा था। मैंने कहा तुम्हारे लिए थोड़ा आसान बनाते हैं, इसीलिए तो स्मार्ट इंजीनियर बाबू का चैनल आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो आसान चीज़ें मिलेंगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, चलो अगला है भैया स्टेज 1। 5 स्टेज हैं इसमें भाई। अगर आपको लोन चाहिए, मान लेते हैं आप मालिक हो, ठीक है। अब मालिक जी अगर आपको लोन चाहिए तो पहले आप एप्लीकेशन लिखोगे। आप एप्लीकेशन लिखोगे बैंक को, इन्वेस्टर को, वेंचर कैपिटलिस्ट को कि भैया हमको लोन चाहिए। आप एक रिटन पेपर समझ लो, दैट इज एप्लीकेशन, या फिर अप्लाई करना है। एंटरप्रेन्योर अप्लाइज फॉर लोन, सिंपल। या तो ऐसे अप्लाई करोगे या तो कुछ अपना घर वर गिरवी करके अप्लाई करोगे। ठीक है, स्टेज 2 डॉक्यूमेंटेशन, प्रोवाइड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। अब अप्लाई करे भैया हमें लोन चाहिए, उधर से बैंक वालों ने कहा ओके ठीक है लाओ डॉक्यूमेंट लाओ, मतलब कंपनी खोले हो, कंपनी में क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे हैं, सब कुछ वो चीज़ें बताओ, प्लस अगर कल के प्रॉफिट नहीं बना पाए तो क्या हमको दोगे, ये चीज़ें लाओ। ठीक है, या फिर जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, एक्सेट्रा, ये सब भी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आ जाता है। आप इसको बिंदास होके जब एक्सप्लेन करोगे इसको तो लिख सकते हो वहाँ पे। ठीक है, स्टेज 3 पे आ गए। स्टेज 3 पे क्या हुआ भैया, आपने डॉक्यूमेंट दे दिया, एप्लीकेशन दे दिया, अब इवैल्यूएशन हो रहा। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एसएसएस एप्लीकेशन, वो देख रही है भैया कहीं फर्जी तो नहीं है, कंपनी के नाम पे लंदन घूमने चला गया तो, पेरिस घूमने चला गया 2 लाख रुपए लेके, तो वो सब कुछ देखती है कि थाईलैंड चला गया, मसाज लेने चला गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब कुछ देखेगी। उसके बाद कहेगी अच्छा ठीक है। फिर स्टेज 4 पे आ गया अप्रूवल, लोन एप्लीकेशन अप्रूव्ड और रिजेक्टेड। भाई उसको अगर पता चला कि तुम धोखाधड़ी कर रहे हो, तुम नंबर 2 के आदमी हो, तुम्हारा एप्लीकेशन रिजेक्ट मार देगा। और पता चला भैया नहीं है तो लड़का अच्छा है, एंटरप्रेन्योर है यार, ये बढ़िया काम कर रहा है, दे दो इसको 2 लाख रुपए, है ना। तो अप्रूव हो गया, रिजेक्ट होगा। स्टेज 5 क्या है? डिसबर्समेंट। डिसबर्समेंट का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में डिस्ट्रीब्यूशन मतलब इफ अप्रूव्ड, अगर अप्रूव हुआ तो आपके अकाउंट में फंड्स आ जाएंगे। ठीक है, 5 स्टेज हैं, तो इन्हीं को लिख के आना बिंदास। ठीक है, आगे बढ़े, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, आगे आओगे तो आपको मिलेगा नेशनल एजेंसीज दैट प्रोवाइड हेल्प टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। वो कौन कौन सी नेशनल एजेंसीज हैं जो कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को हेल्प करती हैं? तो भैया पहला है DIC, डी से डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर, IC। ठीक है, हेल्प्स इन प्रिपेयर प्रोजेक्ट रिपोर्ट और टेक्निकल सपोर्ट सर्विसेज। तो भैया ये जो नेशनल एजेंसी है ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में आती है और एंटरप्रेन्योर को हेल्प करती है उसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने में, साथ ही साथ उसको टेक्निकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है। टेक्निकल सपोर्ट मतलब कंप्यूटर, लैपटॉप, ETC आप कह सकते हो, टेक्नोलॉजी में सपोर्ट कर देती है, उसकी वेबसाइट बनवा देगी, उसका प्रोडक्ट जो है उसको ऑनलाइन कैसे बेचा जाए वो चीज़ें भी सिखा सकती है। ठीक है, सेकेंड हमारी TCO, टेक्निकल कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन, नाम से क्या लग रहा है टेक्निकल, ये भी क्या करती है देखो, हेल्प्स इन प्रोजेक्ट फॉर्मेशन, प्रोजेक्ट को फॉर्मेशन में हेल्प करती है। सेकंड इम्प्लीमेंटेशन एंड थर्ड इज मैनेजमेंट। तो ओवरऑल टेक्नोलॉजी का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है। ठीक है,
नेक्स्ट आ जाओ SFC। एस से क्या होगा, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। तो सिंपल लैंग्वेज में ये लोन प्रोवाइड करता है किसको, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को। और लोन फॉर सेटिंग अप रेनोवेशन एंड एक्सपेंशन, मतलब भैया 3 फायदे हैं। मतलब अगर आपको सेट अप करना है, आपने सोचा, दिमाग आइडिया आया, तो अगर आपको फैक्ट्री लगानी है तो भी पैसा देगा, अगर कुछ टूट फूट गया रेनोवेट करना है तो भी पैसा देगी, और एक्सपेंड करना है कि भाई आप अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हैं तो भी पैसा देगी। ठीक है, SISI, ठीक है। तो CC क्या है, स्मॉल इंडस्ट्रीज सर्विस इंस्टीट्यूट। ये क्या करते हैं, प्रिपेयर डिजाइन एंड लेआउट ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर SSI। तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा कंपनी में, उसका साइज, उसका लेआउट, उसका डिजाइन तैयार करते हैं, है ना। जैसे साबुन बिकेगा तो साबुन का डब्बा किस तरह होगा, क्या साबुन के शेप का ही कर दे या फिर उसको एक क्यूबिकल बॉक्स में रखे, ये काम SISI का होता है। ठीक है। फिर ऑल्सो ट्रेन एम्प्लॉयज एंड प्रोवाइड देम टेक्निकल गाइडेंस, मतलब जो एम्प्लॉयज होते हैं जो वहाँ काम करेंगे उनको ट्रेन करना, साथ ही साथ उनको टेक्निकल गाइडेंस देना कि मशीनों पे कैसे काम करना है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ NSIC, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन। तो हेल्प्स द वर्कर ऑन ऑपरेशन ऑफ मॉडर्न मशीनरी। तो NSIC क्या करती है, जो वर्कर हैं उनको ऑपरेशन पे मदद करती है। जैसे अब नई मशीन आई है ना, पहले अगर साबुन बनाने के लिए पुरानी मशीन थी जिसमें मैनुअली काम चलता था, और मान लो अभी एक मशीन आ गई है जो कि ऑटोमेटेड है, तो अब हम ऑटोमेटेड फंक्शनिंग अपने वर्कर को सिखाएं। ठीक है। हेल्प टू इंपोर्ट द रॉ मटेरियल। तो ये जो रॉ मटेरियल भी चाहिए होता है कंपनी को, वो भी इंपोर्ट कराने में मदद करती है NSIC। ठीक है। सीडो पे आओगे तो सीडो क्या करता है भैया, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका फुल फॉर्म आपने देख लिया। ठीक है। तो हेल्प्स इन प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट। तो भाई प्रोडक्ट बन गया, प्रोडक्शन में भी मदद करती है, आपको प्रोडक्ट बनाने में भी हेल्प करेगी, साथ ही साथ आपको मार्केटिंग में भी कि किसको कैसे बेचो, कहाँ बैनर चिपकाओ, ठीक है, किसकी दीवार खराब करो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर प्रोवाइड कंसल्टेंसी ऑन क्वालिटी कंट्रोल। ये भैया आपको बताएंगे कि आप अपने क्वालिटी पे कैसे काम कर सकते हो, कैसे क्वालिटी को बढ़ा सकते हो जिससे कि आपका प्रोडक्ट मार्केट में दबदबा बनाए रखे। ठीक है। चलो आ जाओ, 7वां एंड लास्ट क्या है, नाबार्ड। तो नाबार्ड के बारे में बहुत बार सुना होगा, क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ये बैंक सीधा और सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को लोन देता है, कैपिटल देता है, सब कुछ देता है इन रूरल एरियाज, है ना। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल जहां लिख गया, मतलब ये रूरल एरियाज में काम करता है नाबार्ड। चलो आगे आ जाओ, आगे आपको देखने को मिलेगा रोल ऑफ SSI इन डेवलपिंग नेशनल इकोनॉमी ऑफ कंट्री। तो क्या रोल है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का नेशनल इकोनॉमी को बढ़ाने में, तो भैया बहुत बड़ा रोल है। नाम से ये स्मॉल है पर काम बड़े बड़े हैं इसके। ठीक है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, भाई गांव में जब आप सेटअप करोगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री तो बहुत सारी महिलाओं को, बहुत सारे नल्ले आवारा पुरुषों को भी काम मिल जाता है। महिलाओं को ज़्यादातर मिलता है, जैसे सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, ऐसी कोई इंडस्ट्री शुरू कर दिए तो आप देखोगे कि गांव भर की महिलाएं वहां जाती हैं और वहां से 1000, 2000, 5000 रुपये कमा के आती हैं। ठीक है। लोकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो भैया जो इकोनॉमिक स्टेटस है उसको भी डेवलप करता है ये। ठीक है। ठीक है। अगला क्या है हमारा, इनोवेशन एंड एडाप्टेबिलिटी। तो भैया छोटी सी जगह में है, गांव में है, ऐसा कोई झंझट है नहीं कि भैया अगर यहाँ प्रोडक्शन नहीं हुआ तो लोग भूखे मर जाएंगे। सो वहाँ पे इनोवेशन की ज़्यादा चांसेस हैं। एडाप्टेबिलिटी छोटा है, जब चाहोगे उसको खोल खाल के अपना किसी अलग तरीके से लेआउट कर सकते हो, इट्स पॉसिबल। ठीक है। एडाप्टेबल है, चेंजेस आप इजीली अडाप्ट कर सकते हो। ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, आप अलग अलग तरीके की इंडस्ट्रीज को ओपन कर सकते हो, अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट भी आप वहाँ पे बना सकते हो। ठीक है। लास्ट हमारा एक्सपोर्ट प्रमोशन, तो यहाँ से एक्सपोर्ट होना भी काफ़ी ईजी हो जाता है। अब देखो SSIs प्रोवाइड मोर देन 45% इन इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो जैसा हमने कहा ना कि नाम छोटा है पर काम बड़ा है, ये 45% जो देश है इंडिया है अपना, इंडिया में 45% से ज़्यादा समझ लो ये अपना योगदान देती हैं। ठीक है। इकोनॉमी में
फिर एग्जाम्पल पॉटरी, देखोगे गांव में अक्सर मटके बनाने कुम्हार, ठीक है। टेक्सटाइल हो गई, कैंडल्स मोमबत्तियां बनाने, सोप साबुन बनाना, लेदर गुड्स एक्सेट्रा, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट टूल्स, हैंडमेड सोप्स एक्सेट्रा। तो भैया यहाँ पे जो हैंडमेड सोप हो गए, आजकल वो देखा नहीं आदिवासी तेल है ना, तो ये सब बहुत ही रोजगार मिल रहा है लोगों को, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और स्ट्रेंथ जानते हैं अपने एसएसआई की। तो स्ट्रेंथ ऑफ एसएसआई जॉब ओरिएंटेड एम्प्लॉयमेंट, भैया ऊपर से कॉपी है कि जो स्ट्रेंथ, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है जॉब ओरिएंटेड और एम्प्लॉयमेंट देती है, ठीक है। समझ गए ये चीज। बेस्ट यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, गांव में जो भी रिसोर्स है उसका बेस्ट यूज करती है एसएसआई। लास्ट थर्ड है हमारा मोर इनोवेटिव, सिंपल समझ गए ना, क्योंकि छोटी एरिया में है, ज़्यादा इनोवेटिव है, ज़्यादा झंझट नहीं है। अगर तुम वहाँ जैसे तुम पंचायत के जीतू भैया की तरह पहुँच जाओ, मान लेते हैं तुम साइंटिस्ट हो, तो बड़े अच्छे से अपना दिमाग लगा सकते हो, ठीक है। फोर्थ है कैपेबल इन सिचुएशन ऑफ एडजस्टमेंट ईजिली। तो भैया ये बहुत ही ईजिली जो है एडजस्टमेंट हो जाता है यहाँ पे, कि अगर आपको डिमांड बढ़ानी है, सप्लाई कम करनी है, या फिर कुछ भी वाइस वर्सा, तो आप इजीली कर सकते हो। फिफ्थ पॉइंट है प्रोड्यूस लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट। तो अगर डिमांड बढ़ गई है ना, तो आप यहाँ से सप्लाई भी बढ़ा सकते हो, एक नया मशीन लगा दो, मतलब समझ लो फिक्स्ड ऑटोमेशन नहीं होता है, फिक्स्ड इंडस्ट्री नहीं है ये, ठीक है। तो आप इसको लार्ज वैरायटी ऑफ चीज़ों को प्रोड्यूस कर सकते हो। वीकनेसेस क्या है भैया, जैसा नाम में है कि स्मॉल स्केल, तो ज़्यादा कोई ध्यान नहीं देता है ना, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ एग्जिस्ट फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अब भाई क्यों, क्या रीज़न है, ये अभी तक मालूम नहीं चल पाया है, पता नहीं कि चल नहीं पाते हैं, फाइनेंशियल वजह है, या फिर मोरल डाउन हो जाता है लोगों का, या फिर क्या है, लोग काम पे नहीं आते, स्किल लेबर नहीं मिलते, क्या चीज़ है ये पता ही नहीं चला अब तक। सेकेंड है हाई इन्वेस्टमेंट ऑन ट्रेनिंग ऑफ मैन पावर। अब भाई गांव के लोग हैं, अब आप वहाँ पे कोई भी इंडस्ट्री खोलोगे जाके, तो उनको समझाना पड़ेगा, काफ़ी ट्रेनिंग देना पड़ेगा, है ना। अब 10 लोग आए तो उनको आप क्यू में खड़ा करोगे, क्यू मतलब लाइन में, कि भैया पहले तुम सीखो तब मशीन छुओ, नहीं तो पता चला बटन दबाने की जगह तुम बटन उखाड़ ले जाओगे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा पैसा लग जाता है ट्रेनिंग ऑफ मैन पावर में। चलो जल्दी से अगले कुछ टॉपिक्स देख लें। प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय एसएसआई इन इंडिया। तो कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करती है? प्रॉब्लम ऑफ स्किल्ड मैन पावर। तो अनस्किल्ड ही आते हैं, उनको स्किल्ड बनाना पड़ता है, तो इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगती है। सिंपल। इन एडिक्वेट क्रेडिट असिस्टेंस। तो भैया बैंक में लोग लोन के लिए अप्लाई करते हैं और वो बैंक वाले ना देखते हैं कि भैया इनके पास कुछ है वह नहीं, और गवर्नमेंट की स्कीम लगा वगा के इन लोगों को लेट करते करते बहुत दिन के बाद पैसा देते हैं। दिए तो दिए, नहीं दिए तो कोई बात ही नहीं, ठीक है। इरेगुलर सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। अब भाई अगर रॉ मटेरियल कहीं अलग से आ रहा है तो भी वो इरेगुलर हो जाता है। ये थर्ड परेशानी है। लैक ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट। तो जो मशीन्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, ये भी सही से नहीं पहुंच पाते हैं, अफोर्ड ही नहीं कर पाते स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वाले, तो ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। एब्सेंस ऑफ एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो भैया कई बार क्या होता है, इनकी छत वत टपकती रहती है, पानी बरसे इनकी मशीनें खराब हो जाती है, तो ये भी बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। तो एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, इनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी अच्छी नहीं होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। आगे बढ़ेंगे तो हमको मिलता है लास्ट पॉइंट क्या है? मार्केट्स, मनी, मोटिवेशन, एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स टू स्मॉल फर्म प्लानिंग। तो भैया ये तीन चीज़ें, वैसे तो स्मॉल फर्म लिखा है पर मैं कहूँगा दोनों में ही बहुत इंपॉर्टेंट है। लार्ज हो या स्मॉल हो, तीनों जगह पे आपको मार्केट, डेमोग्राफिक्स पता करने की, भाई किस तरीके के लोग हैं, क्या एज है, क्या सेक्स है, क्या उनको पसंद है, ये सारी चीज़ें हमको वहाँ पे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। उनकी इनकम कितनी है, कितना वो खर्च कर सकते हैं प्रोडक्ट पे या सर्विस पे, है ना। वैसा तो नहीं है कि हम वहाँ पे उनको 1000 रुपये का बाल काटें। अब गांव में अगर तुम जाओ और सैलून खोल लो कि हम 1000 रुपये का बाल काटेंगे, हम गीतांजलि वाले हैं, या फिर हम अर्बन कंपनी है, ऐसे जो अर्बन गुरु आते हैं, बियर्डो कंपनी है, हम बहुत अच्छा बाल काटेंगे, और तुमको लाठी लेके भगाएंगे, कहेंगे यहाँ 10 रुपये में बाल कटाते हैं, तुम 1000 रुपये में काटने आए हो, फॉरेन से लगते, बिलायती लगते हैं, 1000 रुपये तुम ऐसे ना दे किसी को, मैं पूरा गर्दन काट दे तो हम 1000 रुपये ना दे, तुम तो बाल काट रहे हो, तो समझे ना। फिर विच परचेजिंग चैनल दे यूज। तो यहाँ परचेजिंग चैनल की बात हो रही है कि भैया वो ऑनलाइन जाना चाहते हैं या ऑफलाइन, या कैसे शॉपिंग करना चाहते हैं। तो ये तीन चीज़ें आपको जानना पड़ेगा, ये इसेंशियल है।
मनी की बात करते हो तो मनी लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस है या ल्यूब्रिकेंट फॉर व्हील्स ऑफ बिजनेस मशीनरी। तो भैया पैसा है तो फिर काम बनता है, नहीं है पैसा तो ठप हो जाएगा आपका धंधा, नहीं चलेगा आपका बंदा। ठीक है, मोटिवेशन पे आ जाओ तो मोटिवेशन क्या है भैया, मोटिवेशन जरूरी है तो दो तरीके से आता है। इंटरनल फैक्टर होता है एजुकेशन बैकग्राउंड या फैमिली बैकग्राउंड। अगर आपका एजुकेशन बैकग्राउंड है या आपको जिंदगी में कुछ करना है, अगर आप कुछ करना चाहते हो तो मेरा कोर्स ज्वाइन करो अभी के अभी। या फिर आपका फैमिली बैकग्राउंड हो कि हमारे दादा तो बिजनेसमैन थे, हमारे पापा भी बिजनेसमैन थे, तो हम कैसे सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी कर लें। ठीक है, फिर ऑक्यूपेशनल एक्सपीरियंस मतलब आप जहाँ पे काम कर रहे हो वहाँ से कुछ एक्सपीरियंस गेन करके आप करना चाहते हो, या असिस्टेंस फ्रॉम गवर्नमेंट। भैया देख रहे हो कि ईवी के लिए गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, लगाओ एक ठीक, देखा जाएगा जो होगा। ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर क्या हो गया, डिमांड ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। अब आप गांव में हो, देख रहे हो यार कि इस प्रॉब्लम की वजह से ये चीज़ें हो रही हैं, या फिर देख रहे हो कि भैया इस चीज़ को लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, तो आप वहाँ भी कूदते हो। लास्ट पॉइंट क्या है, यूटिलाइजेशन ऑफ एक्सेस मनी। तो भैया बहुत ज़्यादा पैसा होता है तो बिजनेस खोल लो। ठीक है, चलो। सो हेलो एंड वेलकम गाइस, ये आपका पार्ट कंटिन्यूड है, बस थोड़ा सा टाइम डिफरेंस होगा क्योंकि मैं इसे नेक्स्ट टाइम रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पीछे कुत्ते भौंक रहे हैं, बगल में एक अंकल जी अपनी दुख भरी कहानी सुनाए पड़े हैं। इन सब के बीच रात के 12 बज गए हैं और मैं सोच रहा हूँ कि अब रिकॉर्ड कर लूँ, अब शांति मिल जाए, पर शांति कहाँ हो तुम। चलो शुरू करते हैं। ठीक है, सो आज हमारा टॉपिक है कि डिफरेंस बिटवीन मिशन विजन। भैया कोई भी इंस्टीट्यूट हो, आपके कॉलेज का विजन, मिशन, वैल्यूज़, 3 चीज़ें फिक्स होती हैं कि वो होंगी ही होंगी, है ना। तो उसी तरह हर कंपनी अपना मिशन और विजन पब्लिश करना चाहती है। देखो मतलब अगर वो तुम लिख के रखोगे ना, लोगों को भरोसा आता है कि अच्छा ये चीज़ करने वाली है कंपनी। ठीक है, ये बंदे के अंदर ये चीज़ें हैं। चलिए जानेंगे अच्छे से। यहाँ पे एक लाइन खींच लेना यार, रुक जाओ जरा, खींच ही देते हैं। चलो कुछ अजीब ही खींच गई है मगर चलो मैनेज कर लेना। ठीक है, तो मिशन क्या होता है, रिफर्स टू द मीन्स ऑफ अचीविंग द गोल, एंड वहीं पे विजन क्या होता है, डिनोट्स द ओवर आर्किंग गोल दैट द कंपनी वांट्स टू अचीव इन फ्यूचर। तो भैया ये इम्पैक्ट है। ठीक है, ये इम्पैक्ट करने का तरीका है। ओवर आर्किंग का मतलब होगा कि भैया आगे चल के हम इस समस्या को सॉल्व करेंगे, इस चीज़ को अचीव करना है, हम इतना अपने आप को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। ठीक है, मतलब कि ये एक साधन हो गया है ना, जैसे आप बस से जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो वो ये चीज़ हो गया। ठीक है, किससे जा रहे हो वो ये चीज़ हो गया। ठीक है, फोकस्ड ऑन हाउ मतलब कैसे होगा। ठीक है, जैसे कोई भी काम होता है तो वो पूछा जाता है ना कैसे करोगे बताओ, चलो हमको रोड मैप दो। तो ये चीज़ें हो गई आपकी इसमें फोकस्ड ऑन हाउ मिशन में। और वहीं पे डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाई। तो भैया विज़न क्या होता है, विज़न को हम लोग बेसिकली ये कहते हैं कि क्यों करना है भाई, बिजनेस क्यों करना है, ये चीज़ क्यों करना है। जब तक ज़िंदगी का वाई नहीं क्लियर है ना, तब तक आप हाउ में लगे रहो, कुछ नहीं उखड़ेगा। ठीक है, तो वाई क्लियर होगा तभी हाउ अच्छा फोकस आएगा। ठीक है, इज़ टू इन्फॉर्म द एम्प्लॉयज़। तो भैया मिशन होता है कि हम एम्प्लॉयज़ को इन्फॉर्म करें कि आप ये चीज़ें ऐसे ऐसे करना है आपको। हमने उसमें ना गाइडलाइंस देते हैं, जैसे कि हमें इतनी सेल करनी है इतने टाइम में, तो हमने लोगों से कहा कि तुम भैया मार्केटिंग में लग जाओ, अंधाधुंध जाके इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कराओ, चाहे जाके सेलिब्रिटी से करवाओ, जहाँ करवाना है, पेज चिपकाने हैं तुमको, उठा के पोस्टर चिपकाओ खम्भे पे, हम नहीं जानते, आपको करना है। ठीक है, इज़ टू इन्फॉर्म द एम्प्लॉयज़, हम उनको बताते हैं कैसे करना है। ठीक है, वहीं पे इज़ टू मोटिवेट द एम्प्लॉयज़, मतलब भाई हमें लगे रहो, हमें वहाँ पहुँचना है। एक दिन जिस दिन ये कंपनी सक्सेसफुल हुई ना, सबका फ़ोटो छपवाएंगे। तो अब ये मोटिवेशन हो गया। ठीक है, कि क्यों करना है ना। मोटिवेशन ऑलवेज प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। ठीक है, इन सक्सेस। तो इज़ यूजुअली बिगर देन विजन। तो भैया जो मिशन है, मिशन भाई बड़ा होगा ही, जाहिर सी बात है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मैं पूछूँ, जैसे आप हो, आप अपने पापा से पूछो कि पापा, नहीं यार पापा के ऊपर तो यार आई डोंट थिंक सो बैठेगा, पर देखते हैं पापा के ऊपर। जैसे भाई है तुम्हारा, ठीक है, 2 भाई हैं,
बड़ा, एक तुम्हारा बड़ा भाई है, एक तुम हो। अब तुम अपने भैया के पास जाते हो, बोलते हो भैया कौन बड़ा है, तो भैया बोलते हैं मैं बड़ा हूँ, ऑब्वियस सी बात है। तुम बोलते हो नहीं नहीं भैया मैं बड़ा हूँ। बोलेंगे कैसे बताऊँ, अरे मैं हाइट के हिसाब से पूछा था, और बोलेंगे मैं एज के हिसाब से बोला था, ठीक है। तो ये सीन हो जाता है। तो इज़ यूजुअली बिगर देन बिजन, मतलब अदर एस्पेक्ट्स में भाई, क्योंकि अब वैसे तो इज़ यूजुअली स्मॉलर, अब समझ लो ये पेपर पे जब लिखा जाएगा तो ज़्यादा लंबा होगा, बट ये छोटा होगा, ठीक है। क्या तो फर्जी का एग्जाम्पल दे दिए, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इज़ टू बी यूज्ड एज मैनेजमेंट टूल, तो भैया इसको हम लोग एज अ मैनेजमेंट टूल यूज़ करते हैं। वहीं पे नॉट टू बी यूज्ड फॉर डेली ऑपरेशन, तो इसको भैया डेली एक मोटिवेशन जैसे होता नहीं, नारा एक ही नाम जय श्री राम, मतलब समझ लो मोटिवेशन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, बट ऑपरेशन नहीं आता वहाँ पे, ठीक है। ऑपरेशन के लिए आपको मिशन को देखना पड़ेगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा भटक जाता हूँ, बट ठीक है। अब एग्जांपल लेते हैं क्लाइंबिंग अ माउंट एवरेस्ट। भैया तो माउंट एवरेस्ट आपको चढ़ना है, तो उसमें क्या क्या आएगा। सबसे पहले आपको माउंट एवरेस्ट क्यों चढ़ना है, ये आपका आ गया विजन, ताकि हम वहाँ चढ़ के लोगों को बता सकें कि अपनी ज़िंदगी के हाईएस्ट पोटेंशियल पे पहुँचो। माउंट एवरेस्ट चढ़ो ना चढ़ो, मगर हाईएस्ट पोटेंशियल पे पहुँचो। कुछ लोग होते हैं बिना पैर के चढ़ जाते हैं, है ना। तो वहाँ पे ये समझ लो आपका कि ये दिखाना कि जब मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ, तो आप क्यों नहीं, है ना। विज़न ये हो गया। अब मिशन कैसे होगा, मिशन ऐसे चलेगा कि हम पानी लेके चलेंगे, खाना लेके चलेंगे, टूल्स लेके चलेंगे, टीममेट्स लेके चलेंगे, ऑक्सीजन सिलेंडर लेके चलेंगे, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट तिरंगा लेके चलेंगे वहाँ ऊपर जाके फहराना जो है, ठीक है। समझ गए, आगे बढ़ते हैं फटाक से। सो स्ट्रैटेजीज़ क्या होती हैं, तो भैया स्ट्रैटेजीज़ के बारे में अगर बात करें तो देखो स्ट्रैटेजी हर जगह लगाते ही होगे तुम, हम क्या बताएं तुम्हें स्ट्रैटेजी के बारे में। स्ट्रैटेजीज होता है इट इज़ प्लान ऑफ एक्शन फॉर एक्म्प्लिसिंग गोल्स, तो वही समझ लो कि प्लानिंग हो गया स्ट्रैटेजी बनाते हैं इस बार की आरसीबी आईपीएल कैसे जीतेगी हैं, और लड़कियों वाला तो जीत गई है आरसीबी, मुबारक हो भाई जितने आरसीबियंस हैं, कंग्रेचुलेशंस। चलो ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी ये चीज़ हो गया। अब स्वॉट एनालिसिस, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि थोड़ा एब्रीविएशन टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। देख लो क्या है। स्वॉट एनालिसिस हेल्प्स इन सेटिंग अप स्ट्रैटेजी फॉर स्मॉल बिजनेस। हाउ, मतलब कैसे स्वॉट एनालिसिस स्ट्रैटेजी बनाने में मदद करता है एक स्मॉल बिजनेस के लिए। तो भैया स्वॉट स्मॉल के लिए ही नहीं, बड़े बिजनेसेस के लिए भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। क्यों, देखो स्वॉट का फुल फॉर्म होता है स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट। तो भैया ये चार चीज़ें जो है ना किसी भी बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। मतलब एक बार तुम कंपनी डाल दिए, उसके बाद तुम्हें इन चारों चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। नहीं किए तो कंपनी डालने सिर्फ कंपनी नहीं चलती है, ठीक है। इन पे तुम्हें फोकस करना पड़ेगा। अब स्ट्रेंथ, स्वॉट एनालिसिस गिव्स द पैरामीटर टू मेजर ग्रोथ ऑफ कंपनी। तो स्वॉट एनालिसिस क्या करता है, पैरामीटर देता है कि क्या चीज़ सही है, क्या गलत है, क्या वीकनेस है, क्या थ्रेट है, और क्या मार्केट में ट्रेंडिंग चल रहा है। देखो आगे समझ जाओगे, और अच्छा लिखा है। स्ट्रेंथ क्या होती है, एक्टिविटीज़ दैट द ऑर्गेनाइजेशन इज डूइंग वेल। भैया मतलब कि हमारी स्ट्रेंथ है, जैसे अब हमारी कंपनी है, कपड़े की कंपनी तो बहुत सारी हैं, जूते की कंपनी तो बहुत सारी हैं, नाइके के जूते हैं, पता नहीं कितने कौन कंपनी, प्यूमा है ना, कैंपस हो गया, तो जूते तो बहुत हैं। हम एक नई कंपनी लॉन्च करते हैं, हमारा डिफ्रेंशिएटिंग फैक्टर क्या होगा, यूएसपी क्या होगी, यूनिक सेलिंग पॉइंट है ना। तो उसमें हमें कुछ निकालना है, या तो हम प्राइस में क्रैक कर लें, या हम मार्केटिंग में क्रैक कर लें, या हम कंफर्ट में क्रैक कर लें, या फिर हम क्वालिटी में क्रैक कर लें, ठीक है। किसी एक चीज़ में हमें क्रैक करना पड़ेगा। अभी देखो सबके पास सारे जूते हैं, तुम उड़ने वाले जूते निकाल दो, ठीक है, पहन के उड़ जाओगे, या लंबी छलांग मार लोगे, मतलब वो जो सबवे सर्फर में आता है, ऐसा जूता निकालो, खूब बिकेगा, ठीक है। अब देखो स्ट्रेंथ हो गया एक्टिविटीज़ दैट द ऑर्गेनाइजेशन इज डूइंग वेल, ठीक है। अब वीकनेसेस क्या हो गया, एक्टिविटीज़ दैट द ऑर्गेनाइजेशन इज डू नॉट डू वेल, ठीक है, जिसमें बढ़िया नहीं करी। जैसे वीकनेसेस क्या हो सकती हैं, सप्लाई चेन में कोई खराबी हो, मतलब प्रोडक्शन टाइम बहुत ज़्यादा हो, है ना, और समझ लो सप्लाई चेन हो गया आपका। फिर जो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है, मतलब कंज्यूमर से जो सामान हम लोग लेते हैं, मतलब कंज्यूमर से नहीं सॉरी, जो जहाँ से हम लोग सामान लेते हैं, रॉ मटेरियल्स लेते हैं, वहाँ से आने में देरी हो रही है। तो इन चीज़ों पे हमें फोकस करना है, उनको सही करना है जल्द से जल्द। स्ट्रेंथ है तो बढ़िया है, बट वीकनेस है तो उसको चेंज करना पड़ेगा। फिर क्या है,
एनालिसिस ऑफ ट्रेंड्स एंड चेंजेस गिव्स इंडिकेशन ऑफ, तो भैया जब आप ट्रेंड और चेंजेस इन्वायरमेंट में, वर्ल्ड में, इंडिया में एनालाइज करोगे तो क्या मिलेगा? अपॉर्चुनिटीज, पॉजिटिव एंड फेवरेबल ट्रेंड। भाई अब आप देख रहे हो कि फेवरेबल ट्रेंड आ गया है, कोरोना का टाइम है, ऑनलाइन बिजनेस चलेगा, आप डाल दो, ठीक है। कोरोना ख़त्म हो गया, ऑनलाइन बिजनेस ख़त्म होगा, उसको कैसे ग्राउंड पे लाना है वो सोच लो, ठीक है। फिर थ्रेट्स क्या होता है? निगेटिव एंड अनफेवरेबल ट्रेंड्स, मतलब कि भाई आने वाले टाइम में देखो जैसे जैसे ये जो जनरेटिव एआई आ रहा है तो ये खा जाएगा कितने लोगों को, एडिटर को खा जाएगा, डेटा एंट्री वालों को खा जाएगा, बहुत लोग को खा जाएगा। तो उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। तो निगेटिव है तो भैया आप उसको तैयारी करो कि कैसे बेटर कर सकते हैं और क्या अवॉइड करना है हमें, ये चीज़ें। अब एग्जाम्पल देख लो, सब क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल है कि स्मॉल रेस्टोरेंट जिसका नाम है टेस्टी बाइट, तो भैया आपने डाला अपने एरिया में स्मॉल रेस्टोरेंट जिसका नाम है टेस्टी बाइट, ठीक है। अब स्ट्रेंथ क्या हो सकती है? यूनिक मेन्यू। आप ऐसा सामान रख रहे हो जो 5, 7, 8, 10, 15, 20, 25 किलोमीटर तक मिलता ही नहीं है, ठीक है। आप 25 किलोमीटर के रेंज में आप राजा हो। सेकंड क्या है? प्राइम लोकेशन। लोकेशन ऐसी सेलेक्ट की हो जहाँ से चारों दिशाओं से रोडें आके मिल रही, मतलब चौराहा हैं, वहाँ पे लगाए हो और सबसे ज़्यादा बिक्री हो रही। देखते नहीं जैसे बंगाल में काठी कचौड़ी बेचता है, फिर बीटेक पानी पूरी वाली हो गई, है ना। लोकेशन का बड़ा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। थोड़ा तो वहाँ तो लोकेशन नहीं, बहुत चीज़ों का इफेक्ट पड़ जाता है। एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस। अब आप देख रहे हो भाई जो बंदा आ रहा है आपके यहाँ खाने, आप उसको एक्स्ट्रा चटनी दे रहे हो, आप उसको बोल रहे हो थैंक यू सर, आप दोबारा आइएगा, कैसा लगा आप उससे फीडबैक ले रहे हो, ठीक है। फिर क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस। अब आप देख रहे हो कि बढ़िया ट्रेंडिंग चल ही रहा है, इंस्टाग्राम पे रील वायरल हो ही रही है। अब राजा ब्लॉग्स की हो जाती है तो हमारी क्यों नहीं हो रही है? तुम फटाक से डाल दिए क्या बढ़िया बढ़िया मेनू बना के, ये नींबू गाड़ते हुए, ये बर्गर, ये चाउमीन उठा के ऐसे, जैसे जोमेटो वाले नहीं, यूट्यूब पे कितना ऐड आता रहता है जोमेटो का, है ना। शायद ये वीडियो भी आप जोमेटो का ऐड देख के की हो। तो वही चीज़ की स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस, ऑनलाइन आकर के कि बढ़िया बढ़िया बनता है। 25 किलोमीटर के रेंज वालों को तो एटलीस्ट अट्रैक्ट कर लो। फिर वीकनेसेस क्या हो सकती हैं? लिमिटेड सीटिंग। भाई अब अगर आपका ऐसा बिजनेस तो लिमिटेड सीटिंग है। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है? हाई एम्प्लॉय टर्नओवर, मतलब भीड़ ज़्यादा बढ़ रही तो आपको एम्प्लॉयज़ को लाना पड़ रहा है ज़्यादा, तो वहाँ खर्चा हो सकता है, तो उसको कैसे मिनिमाइज करें, ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। लिमिटेड मार्केटिंग बजट। अब आपके पास पैसे कम हैं, आप कैसे खर्च करो? मार्केटिंग बजट आपका बहुत कम है, ठीक है, उसको कैसे बढ़ाओगे, ठीक है। फिर इनकंसिस्टेंट फूड क्वालिटी। कभी कभी आपका खाना ख़राब हो जाता है, हमेशा बेस्ट क्वालिटी का नहीं बन पा रहा। जैसे होता नहीं, कई बार होटल जो होते हैं गंदा खाना सर्व कर देते हैं, उसके बाद कुटाई भी होती है अच्छी खासी। तो वही चीज़ है कि आपको इन वीकनेसेस पे काम करना है, ठीक है। अब अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं? आप मेन्यू को बढ़ा सकते हो। आप देख रहे हो कि भाई एक बंदा आया बोल रहा है कि आप जो है यहाँ राजस्थानी भी डिश लगा देते हैं यार, हम राजस्थान से हैं, हम बड़ा मिस करते हैं मम्मी के हाथ का खाना, तो राजस्थानी डिश ले आओ। तो आप एक्सपेंशन कर सकते हो, पार्टनरशिप कर सकते हो अलग अलग होटल्स के साथ, स्विगी जोमेटो के साथ, और वो आपको डिलीवरी सर्विस भी दे देंगे, है ना। फिर कम्युनिटी इंगेजमेंट। भाई जो लोग आ रहे हैं उनको किसी भी तरीके से इंगेज करो, पार्टी कर लो, कभी बोलो कि आज आप लोग आ जाइएगा, आज हमारे इंस्टाग्राम पे इतने फॉलोअर्स हो गए तो आज की डिश हमारी तरफ से फ्री। तो इस तरीके से इंगेज कर सकते हो, ठीक है। थ्रेट्स क्या हो सकता है? कंपटीशन तो होगा भाई। आज टेस्टी बाइट्स खुली है, कल क्रंची बाइट खुलेगी, परसों क्रीमी बाइट्स खुल जाएगी, डजेंट मैटर। जो अपना यूनिक लेके आया या फिर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उनसे भी आप कहीं ना कहीं compete करते रहते हो। नेक्स्ट क्या है? इकोनॉमिक कंडीशंस। इकोनॉमिक कंडीशन, मान लो कोरोना आ गया तो बंद हो गया आपका, या फिर रिसेशन आ गया तो बंद हो गया, दुकान जो भी है, नौकरी वोकरी छूट जाती है। फिर ऑनलाइन रिव्यूज़ इफ़ नेगेटिव। अगर ऑनलाइन में आपका नेगेटिव रिव्यू है तो आपको उसको सही करना पड़ेगा, वहाँ पे भी रिप्लाई करिए कि सॉरी मैम ऐसा हो गया, गलती हो गई, अब से नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो हमारा लास्ट टॉपिक है यूनिट नंबर 1 का, जो कि है बिजनेस प्लान एंड इट्स स्टेप्स, ठीक है। तो बिजनेस प्लान क्या होता है? फ्रॉम आइडिया जनरेशन टू सेल फ्रॉम अ कंपनी इज नोन एज
बिजनेस प्लान। तो भैया बिजनेस प्लान समझ लो कि हमारे दिमाग में आइडिया आया, चमका आइडिया, और हमने उस पर काम किया और हमने एक सेल कर दी। ये सब जब हम एक पेपर में बना लें, एक जगह पे लिख लें, दिमाग में अपने क्लियर कर लें, वही हो जाता है बिजनेस प्लान। ठीक है। स्टेप्स इन्वॉल्व्स स्टेप 1। तो स्टेप 1 है हमारा प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। तो भैया बिफोर प्रिपेयरिंग द प्लान एंटरप्रेन्योर शुड, मतलब जो एंटरप्रेन्योर है उसको क्या क्या काम में लेना चाहिए। पहला चीज़ कि अगर और बिजनेस, नंबर 1 चीज़ प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में, अगर और कॉम्पिटिटर हैं, जैसे अब आप टेस्टी बाइट खोले थे, ठीक है, तो आपको देखना है कि एक और कॉम्पिटिटर तो नहीं है। अगर हैं तो उनको स्टडी करो, उनको देखो कि वो क्या ऐसा दे रहे हैं और क्या नहीं दे पा रहे हैं जिसको हम फुलफिल कर दें। ठीक है। सेकंड क्या है, ड्रॉ की बिजनेस एजम्पशंस ऑन विच द प्लान्स विल बी बेस्ड ऑन, मतलब कि आपको इन्फ्लेशन ध्यान रखना है, एक्सचेंज रेट ध्यान रखनी है, मार्केट ग्रोथ, कॉम्पिटिटिव प्रेशर, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है। खास तौर से अब मैं तीसरा पॉइंट बताऊं तो आपको स्वाट के ऊपर भी ध्यान रखना है, स्ट्रेंथ वीकनेस, थ्रेट अपॉर्चुनिटी, ये भी आपका प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में आ गया। एंड लास्ट पॉइंट कि भाई अगर आप किसी बंदे ने उस बिजनेस में ऑलरेडी अपना पैर हाथ जमाया है तो उससे एडवाइस लो, और वहाँ एटीट्यूड मत दिखाना कि एक दिन हम भी अंबानी बन जाएंगे, हम अंबानी से क्यों बात करें। ठीक है। अंबानी की शादी में हम नहीं जाएंगे, एक दिन हम खुद के बेटे की शादी ऐसे करेंगे। अरे भैया पहले तुम खुद बेटे हो, तुम खुद पहले ज्ञान लो, अंबानी जैसे कैसे बनना है वो सीखो। ठीक है। फिर आ जाओ आइडिया जनरेशन पे। आइडिया जनरेशन क्या होता है कि फर्स्ट स्टेज ऑफ बिजनेस प्लानिंग प्रोसेस को ऐसा माना जाता है क्योंकि यहाँ पे आपको नए कॉन्सेप्ट्स आते हैं, आइडियाज़ आते हैं, प्रोडक्ट आती है कि कैसे एग्जिस्टिंग डिमांड को हम फुलफ़िल कर पाएंगे, सेटिस्फाई कर पाएंगे, और कैसे लेटेस्ट डिमांड से हम लोग खेलें और कैसे फ्यूचर डिमांड को हम लोग फुलफ़िल करें। ये सारी चीज़ें आइडिया जनरेशन में आती हैं। अब आइडिया कैसे जनरेट होता है भैया, ब्रेन स्टॉर्मिंग से, मतलब रिवर्स ब्रेन स्टॉर्मिंग से। कोई कंपनी बनी है तो वो कैसे, उस पर आप रिवर्स इंजीनियरिंग कर लो। ठीक है। सेकेंड है ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन करो, अपने लोगों से बैठ के पूछो यार ये चीज़ ऐसे चलेगी या नहीं चलेगी। ठीक है। ये हो गया। फिर आपको डेटा कलेक्शन करना है, जैसे बोलते नहीं कि अब मैं डेटा एनालिसिस करता हूँ, तो डेटा एनालाइज करो, वेरियस कंपनीज़ का केस स्टडी करो। ठीक है। और इन्विटेशन ऑफ आइडियाज़ थ्रू एडवर्टीजमेंट्स, मेल्स, द इंटरनेट। तो भैया इंटरनेट पे जाके देखो भाई कौन से आइडिया पे काम नहीं हो रहा है। जब आप करोगे ना रिसर्च तो आपको मिल जाएंगी चीज़ें। फिर वैल्यू एडिशन टू द करेंट प्रोडक्ट और सर्विसेज। भाई अब देखो आपका जो करेंट प्रोडक्ट है, आपका नहीं, जैसे कोई कंपनी में एग्जिस्ट कर रहा है तो आप उस पर भी काम कर सकते हो। ठीक है। उस पर वैल्यू ऐड करवा दो। फिर मार्केट रिसर्च है आपका। ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी आइडिया जनरेशन में आ जाती हैं। थर्ड क्या है, इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। तो भैया जो हमारा आइडिया है, जब एक बार हमने आइडिया पे काम कर लिया तो नेक्स्ट स्टेप आता है इन्वायरमेंटल स्कैनिंग पे। ये अगेन स्वाट की बात यहाँ पे की जाती है। आपको इन्वायरमेंट भी देखना है कि क्या चीज़ ट्रेंडिंग है, कैसे चलेगी या नहीं चलेगी। ठीक है। नंबर 4 है फीजिबिलिटी एनालिसिस। तो फीजिबिलिटी एनालिसिस आप थोड़ा सा उसको मतलब ये क्यों की जाती है ये पहले समझो। फीजिबिलिटी स्टडी इज़ डन टू फाइंड वेदर द प्रपोज प्रोजेक्ट वुड बी फीजिबल और नॉट। भैया ऐसे हवा में तीर तो नहीं मारे हो। जैसे फीजिबिलिटी एनालिसिस का मतलब होता है कि अब आप कोई सामान बना रहे हो, जैसे आप जूता लॉन्च करने जा रहे हो, अब बोलो हम प्राइस इतना कम रखेंगे कि लोग अपने कुत्तों को पहना के घूमेंगे हमारा जूता, मतलब जानवर पहन के घूमेंगे हमारा जूता। तो ये सीन नहीं होता है। पहले फीजिबिलिटी एनालिसिस तो चेक करो क्या ये फीजिबल है, इतना कम दाम में आप बेच पाओगे और कैसे करोगे, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। ठीक है। और ऑल्सो आपको इन्वायरमेंटल अप्रेजल एंड फीजिबिलिटी को भी चेक करना है। ठीक है। कि इन्वायरमेंट के हिसाब से आपको अपने आप को ढालना पड़ेगा। ठीक है। सो बेसिकली आपका ये कह सकते हो फीजिबिलिटी स्टडी शुड बी डिपेंडेंट ऑन इन्वायरमेंटल अप्रेजल, उसके साथ साथ मार्केट एनालिसिस और टेक्निकल ऑपरेशन एनालिसिस पर भी
फिजिबिलिटी एनालिसिस की जानी चाहिए। स्टेप 5 क्या है? प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन। भैया जब इन्वायरमेंटल स्कैनिंग हो जाए, फिजिबिलिटी एनालिसिस हो जाए, तब एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जाती है। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होती है? तो ये रिटन डॉक्यूमेंट होती है जो कि ये डिस्क्राइब करती है, हर एक स्टेप डिस्क्राइब करती है, स्ट्रेटेजी डिस्क्राइब करती है, जो कि स्टार्टिंग से लेकर रनिंग तक इन्वॉल्व होते हैं बिजनेस के। ठीक है, तो ये आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन हो गया, समझ गए। लास्ट पॉइंट है इवैल्यूएशन, कंट्रोल एंड रिव्यू। तो भैया इसमें क्या बताएं, अब आपका चलने लगा सब कुछ, अब आप इवैल्यूएट करो एक बार कि क्या एक्चुअली ये चीज़ें करेंगे तो ऐसा ऐसा होगा, उसका नेगेटिव इफेक्ट निकालो, अगर नहीं हुआ तो ठीक है। फिर क्या है हमारा? कंट्रोल करो। भाई बिजनेस हो गया तो उसको कंट्रोल करो और रिव्यू करो। ठीक है, रिव्यू हमेशा होता रहेगा। अब देखो हमने एक एग्जांपल लिया है बीटेक चॉफ़ी वाला। भैया चो से चाय और ऑफ़ी से कॉफ़ी। ठीक है, तो हम चाय और कॉफ़ी दोनों मिलाएंगे। हम देखते हैं कि जो MBA चाय वाला नहीं कर पाया और चाय सुट्टा बार वाला नहीं कर पाया, स्टारबक्स वाला नहीं कर पाया, वो हम करते हैं। ठीक है, उसमें हमने क्या किया? प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेट किया कि भाई कहाँ पे मार्केट गैप है इन दोनों के बीच में, हमने उसको फाइंड किया। उसको फुलफिल करने के लिए हमने खोला बीटेक चॉफ़ी वाला। तो बीटेक चॉफ़ी वाला हमने खोल दिया। अब आइडिया तो आ ही गया हमारे पास, आइडिया जनरेट हुआ। आइडिया जनरेट होने के बाद हम इन्वायरमेंटल स्कैनिंग करते हैं भैया कि चाय बहुत गर्मी में लोग नहीं पीते हैं, उसके लिए हमें टेम्परेचर जो है कम करना पड़ेगा। तो ये चीज़ हमने निकाली। फिर हमने निकाला फिजिबिलिटी एनालिसिस, हमने फिजिबिलिटी एनालिसिस करके देखा। नेक्स्ट स्टेप आया प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन। हमने प्रोजेक्ट बनाई, ऐसे ऐसे करेंगे और एक दिन देखना हमारी नेटवर्थ होगी 100 बिलियन 1000 करोड़। ठीक है, फिर देखो इवैल्यूएशन, कंट्रोल एंड रिव्यू। तो ये हमारा लास्ट पॉइंट हो गया कि अब हमारा एक बार इवैल्यूएट करना है क्या ये एक्चुअली वर्क करेगा, कंट्रोल करना है, कंट्रोल कैसे आएगा, कहाँ कहाँ पे किन किन लोगों को असाइन करना होगा, साथ ही साथ रिव्यू। ठीक है, सो दैट्स इट। यहाँ पे आपकी यूनिट ख़त्म होती है। अगर वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया है तो एक लाइक और कमेंट सेक्शन में आपको बताना है आपको कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। और अगर यार आप हमसे जुड़े नहीं हो ना तो मैं नाराज़ हो जाऊँगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाता रहता हूँ, आप इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करता हूँ, अपनी पूरी कोशिश रहती है। अब थोड़ा असफल रह जाते हैं तो आपके कमेंट से मोटिवेशन मिल के उसको नेक्स्ट टाइम ज़रूर सुधार करते हैं। तो आपका फीडबैक मैटर्स, कमेंट सेक्शन में बताओ कैसा लगा। ठीक है, बाय बाय, लव यू, टेक केयर।